नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा में एनसीईआरटी से पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस के विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये परीक्षा बीपीएससी टीआरई 1.0 24 अगस्त को हुई थी। सेट ए के प्रश्नों को जो विश्लेषण हमने देख लिया है, इस वीडियो में हम सेट ई का विश्लेषण देखेंगे। तो दो सेट के पेपर आपके हुए थे, सेट ए और सेट ई। प्रश्न पे आते हैं और सेट ई का जो पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो इस प्रश्न की जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर। और भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लगभग 36,000 किलोमीटर, या एक्यूरेटली बोले तो 35,786 किलोमीटर पर भू स्थिर उपग्रह स्थित होता है। और इसका नाम ही इसीलिए भू स्थिर रखा गया क्योंकि ये जो है, अगर बात की जाए तो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। अगर भू स्थिर उपग्रह के बारे में बात की जाए तो यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। और अगर इसकी समयावधि की बात की जाए तो जो समयावधि होती है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, ये 24 घंटे का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना कि भूमध्य रेखीय तल में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार आकृति में या गोलाकार कक्षा में यह घूमता है। और यह प्रश्न आपका जो आया था एनसीईआरटी से, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है वहाँ से आया था। गुरुत्वाकर्षण का जो आपका चैप्टर है वहाँ से पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो इस प्रश्न को हमने सेट ए में भी देखा था। तो चाहे बात की जाए अधिकतम विचलित होने की या अधिकतम जो है तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी। और इस प्रश्न का अगर हम देखें तो हमने पिछले भी वीडियो में देखा था, जो स्पेक्ट्रम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं, जहाँ वायलेट का मतलब होता है बैगनी और आर का मतलब होता है लाल। तो जो लाल रंग होता है उसमें सबसे कम विचलन होता है और जो बैगनी रंग होता है उसमें सबसे अधिक विचलन होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बैगनी रंग होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। बाकी इससे रिलेटेड जो है आगे 5 मिनट की सीरीज़ में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो यह भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में ये आंसर दिया गया था, तो इसलिए बीपीएससी ने यही आंसर माना था। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना मेघ गर्जन के समय जो है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प है। और खुली जगह में खड़े रहने से नुकसान हो सकता है, खुली छतरी लेकर चलना भी फायदेमंद नहीं है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो स्थिर रहती है। तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। जब कोई निकाय या कोई वस्तु जब पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको ध्यान रखना है। और ये फिर पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू बराबर रहेगी। तो इसलिए जो है जो कुल ऊर्जा रहेगी वो स्थिर रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 10 से जो आँख वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है 12 है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो जो आई वाला चैप्टर है, आई एंड कलरफुल वर्ड, तो वहाँ से यहाँ प्रश्न लिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्निया। और उस चैप्टर में जो है एक कह सकते हैं अलग ब्रैकेट में आई डोनेशन के बारे में दिया है और वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। तो आपको जो है एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, साथ में जो ब्रैकेट वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोबैलेमिन, या इसको जो है साइनोकोबैलेमिन भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोबैलेमिन के अलावा अगर साइनोकोबैलेमिन भी आ जाए तो भी सही हो जाएगा, साइनोकोबैलेमिन। और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसलिए इसका नाम कोबैलेमिन है। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कोबाल्ट।
और अगर बात की जाए थायमिन की, तो थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं, और नियासिन की बात की जाए तो विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। और इसके अलावा विटामिन B2 भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा जो है B9 जो होता है वो फोलिक एसिड होता है, फोलिक अम्ल। और इसके अलावा विटामिन B6 होता है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। बाकी डिटेल में हम 5 मिनट की जो सीरीज़ आएगी वहाँ पे हम डिटेल में विटामिन के बारे में कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का संकेतक यानी एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया है। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस, जो है एसिड बेस और साल्ट करके आपका चैप्टर है, अम्ल क्षार और साल्ट करके जो चैप्टर है वहाँ से आपका प्रश्न लिया गया है। और यहाँ पे भी जो पहले पेज में ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ से ये आंसर क्वेश्चन लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हल्दी। अम्ल क्षार का ये प्राकृतिक संकेतक होता है, तो ध्यान रखना। नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। तो हम प्राकृतिक जो है संकेतकों के उदाहरण देख लेते हैं, अन्य उदाहरण देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया है। तो एनसीईआरटी में जो दिया है वो लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी के अलावा जो हल्दी तो दिया ही है, हाइड्रेंजिया, और हाइड्रेंजिया के अलावा प्यूटिनिया, प्यूटिनिया और जेरेनियम। जेरेनियम जैसे जो फूल होते हैं, तो फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, कि फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है प्राकृतिक संकेतक के रूप में, रंगीन पंखुड़ियाँ। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, तो जो सिंथेटिक सूचक हैं वो भी देख लेते हैं, सिंथेटिक संकेतक देख लेते हैं। तो वहाँ पे जो दिया हुआ मिथाइल येलो ऑरेंज के बारे में दिया है, मिथाइल येलो ऑरेंज। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो मिथाइल रेड के बारे में भी दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो यहाँ भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी साइंस का, भूगोल का, इसके अलावा इतिहास, पॉलिटी जो विषय हैं आपके जो प्राइमरी टीचर भर्ती में जो है लगभग 15-16 प्रश्न सभी सेगमेंट से पूछे जाते हैं, उनका जो है बहुत अच्छे से परीक्षा दृष्टि से कि आपको बीपीएससी ट्री में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। उस तरीके से आपको चैनल प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आपका जो है 10 से 15 मई के बीच में जो जीएस का सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जो है लगभग 20 से 25 दिन जो है आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो पैमाने जो हैं कई सारे होते हैं, और जैसे कि एक तो फ़ारेनहाइट पैमाना हो गया, एक सेल्सियस पैमाना होता है, सेल्सियस पैमाना होता है, और इसके अलावा बात की जाए तो एक केल्विन पैमाना होता है। 3 पैमाने हमने देखे हैं। और तो यहाँ पे बात कर रहा परम शून्य की, और एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको। और अगर बात किया जाए तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो परम शून्य का मान होता है, एब्सोल्यूट जीरो की जो वैल्यू होती है वो माइनस में 459.4 फ़ारेनहाइट होती है। और अगर बात की जाए यही चीज़ जो है सेल्सियस स्केल पे कितनी होती है, तो सेल्सियस स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य का जो मान होता है, परम शून्य जो है वो कितना होता है, अगली बार पूछ सकता है। तो परम शून्य का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा बात किया जाए केल्विन स्केल पर, तो केल्विन स्केल पे जो एब्सोल्यूट जीरो है या परम शून्य का मान है, परम शून्य का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री या 0 केल्विन। तो आपको ध्यान रखना कि जो केल्विन स्केल पे मान होता है 0 केल्विन, सेल्सियस स्केल पे परम शून्य का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और
फ़ारेनहाइट पैमाने पर -459.4 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे जो हैं, यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश तरंगे लाइट वेव्स की जो है खासियत होती है कि वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसके अलावा विद्युत चंबकीय तरंगे भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है लाइट वेव्स के बारे में देखते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके अलावा बात की जाए अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, तो जो ध्वनि तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनि तरंग होता है, साउंड वेव होता है, वह जो है अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो इस प्रश्न का जो है सिंपल सा जो है ट्रिक है कि जो भी प्रबल रहेगा, अगर यहाँ पे अम्ल प्रबल है तो अम्ल का मान कितना होता है 7 से कम, और क्षार का जो है मान कितना होता है 7 से अधिक। तो अगर बात यहाँ पे किया जाए प्रबल अम्ल है, जो प्रबल होगा तो अम्ल कितना होता है 7 से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अगर यहाँ पे जो है बात किया होता कि दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो यहाँ पे क्षार प्रबल है तो जो है इसका कितना होता है >7, तो 7 से अधिक हो जाता तब के केस में, लेकिन इस केस में प्रबल अम्ल दिया है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, और 1 MB बराबर 1024 KB होता है। और इसके अलावा जो है 1 GB बराबर 1024 MB होता है, और 1 TB बराबर 1024 GB होता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना हो सकता है, पूछ ले। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, कौन सी अभिक्रिया है। तो पहले अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या बनता है NaCl प्लस H2O। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो क्षार होता है वह अम्ल के साथ में रिएक्शन करके जब वह नमक साल्ट बनाता है और साथ में जो है वाटर जल बनाता है, तो ये इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और उदासीनीकरण अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और ऐसे रिएक्शंस में एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। और डिटेल में आपको जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो उसको आने वाली कक्षाओं में आपको प्रेषित कर दी जाएंगी, जहां आप बहुत ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं। फिर है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है तो उन्हीं का इस्तेमाल करती है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है अमीनो अम्ल जो होता है वह प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है कह लीजिए, या प्रोटीन जो टूटता है, तो प्रोटीन जो टूटता है वो अमीनो अम्ल में टूटता है। और इस प्रश्न का ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और यह साथ में जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो कार्य होता है, कई सारे कार्य होते हैं, और इसमें है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, जो नॉर्मल ग्रोथ होता है बॉडी का, और इसके अलावा शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, तो यह भी कार्य होता है। और ये जो है पीयूष ग्रंथि, यह कार्य किसके माध्यम से कराती है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के मदद से कराती है। तो पीयूष ग्रंथि कई सारे हार्मोन्स को रेगुलेट भी करती है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। और यह भी प्रश्न जो है आपका कक्षा 10 NCERT से जो है लिया गया है, और वहाँ पे जो चैप्टर दिया हुआ है, और ये भी प्रश्न जो है कक्षा 10 NCERT से पूछे गए हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करके चैप्टर का नाम है, और
यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड बीपीएससी ट्री परीक्षा में, वो आपके कक्षा 10 एनसीईआरटी तक का पूछा है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है, अगर आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी जो है विज्ञान की कक्षाएं चाहिए सरल शब्दों में, तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। और साथ में जो है चैनल से जुड़े रहिए, और आपको 10 से 15 मई के बीच में आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको लगभग 20 दिन तक आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। और इस बीच आप अपना जीएस का जो पोर्शन आपको चैनल पे कराया गया है वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और परीक्षा दृष्टि से आपको लिए चैनल बनाया गया है, और बीपीएससी ट्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जो है विश्वास के साथ में इस चैनल से जो है जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। और यह चैनल उनके लिए जो है परीक्षा दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।